नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर नीतीश कुमार नहीं बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री। बेहद बड़ी खबर, भाजपा के विधायक ने कर दिया है ये बड़ा दावा कि सीएम नहीं बनना चाहते हैं नीतीश कुमार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी की बातों में नहीं रहा दम, इकोनॉमी, एलएसी और बेरोजगारी समेत कोविड-19 पर परफॉर्मेंस हुई ठप। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पूर्व मंत्री ने बताया भाजपा की जीत का राज, कहा कि अपने ही विधायकों को जानबूझकर हराया गया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चुना है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बैठक के बाद बीजेपी विधायक का दावा, सीएम नहीं बनना चाहते थे नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद से एक समूह नीतीश कुमार को सीएम बनाने का विरोध कर रहा है। वहीं रविवार को एनडीए की बैठक के बाद एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार 7वीं बार सीएम बनने से मना कर रहे थे। वो चाहते थे कि इस बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट खड़ा करे, क्योंकि गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। लेकिन बीजेपी विधायकों और अन्य वरिष्ठ नेताओं के समझाने के बाद वो मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो गए हैं। बीजेपी विधायक मंटू कुमार ने एनडीए की बैठक से बाहर निकलने के बाद दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार सीएम बनने से मना कर रहे थे। वो चाहते थे कि बीजेपी से कोई सीएम बने, लेकिन बीजेपी लीडरशिप ने उन्हें सीएम बनने के लिए राजी कर लिया। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भी नीतीश कुमार जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी सीएम तय करेगी। जाहिर है, जेडीयू को बिहार चुनाव में सिर्फ 43 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी 74 सीट जीतकर एनडीए में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी है। पटना में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है, यानी कि नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के सीएम बनेंगे, जबकि सुशील मोदी को विधानमंडल का नेता चुना गया है। माना जा रहा है कि सुशील मोदी ही पहले की तरह इस बार भी नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि किसी भी नेता ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि क्या कल डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी थोड़ी देर बाद ही मिल पाएगी। नीतीश कुमार सोमवार शाम 4:30 बजे बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल फागू चौहान से मिलने के बाद शपथ ग्रहण समारोह के लिए सोमवार शाम 4:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी की बातों में ना रहा दम, इकोनॉमी, एलएसी, बेरोजगारी और कोविड-19 पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट पस्त। समझे क्या कहते हैं आंकड़े। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में शायद कोई कमी नहीं आई है। इस बात का ताज़ा उदाहरण बिहार चुनाव हो सकता है, जिसके नतीजों ने बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। कहा जा सकता है कि निजी तौर पर अब भी नरेंद्र मोदी वोटर्स के बीच आकर्षण का केंद्र हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, जीडीपी और सीमा विवाद समेत देश कुछ अन्य अहम मुद्दों पर गौर करें तो मोदी सरकार शायद अपने वादों पर खरी उतरती नजर नहीं आ रही है। इन अहम परीक्षाओं में मोदी सरकार की परफॉर्मेंस रिपोर्ट ज्यादा संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। आंकड़े बताते हैं कि देश की जीडीपी पिछले 3 सालों में गिरती ही चली गई है। हकीकत ये है कि कोविड-19 संक्रमण के फैलने से पहले और लॉकडाउन लगने से पहले भी भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं थी। बिहार चुनाव के नतीजे घोषित होने के कुछ ही घंटे बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया था कि दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर तक भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी से गुजर रही थी। हालांकि सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सीमा विवाद पर अगर बात करें तो हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में हमारे कई जवान शहीद हो चुके हैं। आसपास के गांवों में रहने वाले भारतीयों को भी पड़ोसी मुल्क की दुस्साहस का खामियाजा भुगतना पड़ता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर भी हालात चीन से तनावपूर्ण है। लद्दाख में फिंगर 8 के पास हमारी सेना को पेट्रोलिंग करने से लगातार रोकने की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि मोदी सरकार यह नहीं मान रही है कि जिस जगह पर कभी भारतीय सेना पेट्रोलिंग किया करती थी उस जमीन पर अब चीन का कब्जा है। सरकार ने इस विषय पर बातचीत भी कर दी है। कोरोना की अगर बात करें तो इस संक्रमण से ग्रसित मरीजों की संख्या के मामले में अब भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। इसके अलावा देश में मृतकों की संख्या दुनिया में तीसरे नंबर पर है। लॉकडाउन का असर बहुत ज्यादा हुआ ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अभी भी देश में हजारों कोरोना वायरस केस एक दिन में आ जाते हैं। बेरोजगारी भी पिछले कुछ महीनों में तेजी से बढ़ी है। देश की 2/3 वर्किंग वुमेन की नौकरी लॉकडाउन की वजह से चली गई। पुरुषों के मुकाबले देश में कामगार महिलाओं की संख्या पहले से ही कम थी। दिसंबर 2019 में यह 9.15% थी, जो इस साल अगस्त में 5.8% पर पहुंच गई है। कामगार पुरुषों की संख्या 67% से गिरकर 47% पर पहुंच गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
पूर्व मंत्री ने बताया बीजेपी की जीत का राज, कहा सब फिक्स था, इमरती और कंसाना को जानबूझकर हराया। जी हां दोस्तों, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार का कारण ईवीएम को बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ईवीएम में जादूगरी कर यह चुनाव जीता है। यह विकल्प हमारे पास भी आया था, लेकिन हमने इसका सहारा नहीं लिया। इसके साथ ही एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने जानबूझकर 9 सीटें जीती हैं, जबकि इमरती देवी और एंदर सिंह कंसाना जैसे लोग सूतक थे। बीजेपी के लिए वे कहीं न कहीं गले की हड्डी बन, इसीलिए उन्हें निपटा दिया। दरअसल उपचुनाव में अपेक्षा से कम सीटें मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं के बड़े बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में कमलनाथ सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां मैं नहीं गया, सब जगह घूमा, खूब पब्लिक उमड़ रही थी, लगता था कि कांग्रेस को एक तरफा बहुमत मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने ईवीएम का जादू चलाया और जीत दर्ज कराई। करते हैं अगली खबर की तरफ। इस फार्मूले से बिहार में तेजस्वी यादव बना सकते हैं सरकार, आरजेडी नेता का दावा। जी हां दोस्तों, एनडीए द्वारा नीतीश सरकार गठन की कवायद के बीच राजद ने बड़ा दावा किया है। राजद ने कहा है कि बिहार में अभी भी तेजस्वी की सरकार बन सकती है। यह दावा राजद नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने किया है। मनोज झा ने कहा है कि बिहार अपना ही स्वतः स्फूर्त प्लान ले आएगा और शायद जल्द ही। जय हिंद, जय बिहार। राजद नेता का यह बयान उस वक्त आया है जब नीतीश सरकार गठन को लेकर प्रयास चल रहा है। मनोज झा ने ट्वीट कर कहा कि जनता जनार्दन के फैसले और प्रशासन द्वारा जारी नतीजों के बीच के फैसले को समझने के लिए जरूरी है कि जनादेश प्रबंधन की अद्भुत कला को समझा जाए। ये कला सबको उपलब्ध नहीं है, इसलिए बिहार की युवा संविदा कर्मी, नियोजित शिक्षक स्तब्ध हैं। बिहार अभी खुला हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में नहीं थम रहा कोरोना का संक्रमण, अमित शाह ने आज बुलाई समीक्षा बैठक, अरविंद केजरीवाल भी होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार यानी आज शाम 5 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठक में शामिल होंगे। घटनाक्रम से अवगत लोगों के अनुसार उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के उपाय पर चर्चा होगी। यह दूसरी बार है जब अमित शाह दिल्ली में कोरोना के मामलों की संख्या में इजाफे के बाद हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने जून जुलाई में दिल्ली में कई बैठकें की थी। उन्होंने उस समय कई कोविड सेंटर का भी दौरा किया था। राज्य सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में शनिवार को 7,340 नए कोविड-19 मामले और 96 मौत हुई। इसके साथ राष्ट्रीय राजधानी में कुल मामले 4,82,170 तक पहुंच गए। दिल्ली में 44,456 सक्रिय मामले हैं। दिल्ली में शनिवार को 7,340 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जबकि 96 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में बताया गया है कि दिल्ली में एक दिन पहले 49,645 नमूनों की जांच की गई थी। संक्रमण की दर 14.78% है। बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में शनिवार को 96 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी की मृतक संख्या 7,519 तक पहुंच गई है। दिल्ली में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या शनिवार को बढ़कर 44,456 पहुंच गई। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण प्रदूषण है। दिल्ली के लोगों ने पिछले महीने तक कोरोना पर काबू पा लिया था, लेकिन प्रदूषण के कारण इसमें फिर से वृद्धि देखी जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उम्मीद है कि दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति अगले 7-10 दिनों में नियंत्रण में आ जानी चाहिए। इसके लिए हम अगले सप्ताह कई जरूरी कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, जाने क्यों। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मेदिनीपुर के विधायक दिलीप घोष के खिलाफ वर्धमान कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। करीब 1 साल पहले दिलीप घोष पर पुलिस के बारे में आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप लगा था। उसी आरोप के तहत उनके खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बता दें कि पिछले साल 4 नवंबर को वर्धमान के रैना इलाके में एक सभा में बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष ने पुलिस पर हमला बोलते हुए कहा था, पश्चिम बंगाल पुलिस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लगी हुई है। यदि आप पैसे नहीं देते हैं तो पुलिस की नौकरी नहीं मिलती है, पदोन्नति नहीं होती है। एसपी से ओसी तक के सभी लोगों को पैसा चाहिए ताकि वह पैसा टीएमसी कार्यालय में जाए। एक पुलिसकर्मी ने दर्ज की थी शिकायत। रैना के सहरा बाजार चौकी के एक पुलिसकर्मी ने विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि दिलीप घोष की टिप्पणी ने पुलिस की छवि को खराब किया है। आम जनता ने पुलिस के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है और पुलिस के मनोबल पर
असर पड़ा है। उस पुलिसकर्मी के आरोप के आधार पर दिलीप घोष के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस साल फरवरी में मामले की चार्जशीट पेश की थी और उसी मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ अदालत में गिरफ्तारी वारंट दायर किया गया था। वर्तमान अदालत ने शुक्रवार को अर्जी मंजूर कर ली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में एनडीए को काफी कमजोर बहुमत, नीतीश कुमार ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे मुख्यमंत्री, मनोज झा। जी हां दोस्तों, बिहार में सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए के घटक दलों की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें बीजेपी के कद्दावर नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने शनिवार को कहा कि जनता दल के मुखिया नीतीश कुमार के पास बहुत कम बहुमत है। उन्होंने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। उन्होंने नीतीश कुमार पर 2017 में महागठबंधन से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जाने के लिए लोगों के जनादेश के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि बिहार की जनता अब जाग गई है। मनोज झा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, यहां तक कि एनडीए और भाजपा को भी मानना चाहिए कि अगर ये बदलाव के लिए जनादेश नहीं होता तो नीतीश कुमार राज्य विधानसभा में सिर्फ 40 सीटें नहीं जीतते। आप कम बहुमत पर हैं। कम बहुमत वाली सरकार लंबे समय तक नहीं चल सकती है। उन्होंने कहा कि राजद ने पहले ही कम वोट मार्जिन के बारे में भारत के चुनाव आयोग से संपर्क किया है और आने वाले दिनों में जवाबदेही की मांग करते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पर आने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्य के राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। मनोज झा ने कहा, नीतीश कुमार ने लोगों के जनादेश को दबा दिया, लेकिन अब बिहार के लोग जाग गए हैं। अब बिहार के लोग आपको नहीं बख्शेंगे। लोग अब जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर आएंगे। लोजपा पर नीतीश कुमार की टिप्पणी पर मनोज झा ने कहा कि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। 40 सीटों वाला व्यक्ति अगला मुख्यमंत्री बनना चाहता है। भाजपा के पास अब सरकार पर नियंत्रण है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने भाजपा को यह तय करने के लिए छोड़ दिया था कि चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी जो विधानसभा चुनावों में जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़े, एनडीए में रहेगी या नहीं। मनोज झा ने कहा कि चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी के रवैये पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कोरोना लॉकडाउन के बीच मजदूरों को घर वापस जाने में हुई परेशानी को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में नई सरकार की गठन में फंसा पेच, बीजेपी जेडीयू में अभी तक इस पर नहीं बन पाई है सहमति। जी हां दोस्तों, बिहार में नई सरकार की गठन के लिए बैठकों का दौर जारी है। सब कुछ ठीक रहा तो आज नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाने पर अंतिम मुहर लग जाएगा और यह भी फैसला हो जाएगा कि नीतीश कुमार कब यानी किस दिन 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। लेकिन यह सब इतना भी आसान नहीं है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर भाजपा जेडीयू में पेच फंस गया है। बीजेपी और जेडीयू दोनों अध्यक्ष पद को लेकर अड़े हैं। बीजेपी चाहती है कि इस बार स्पीकर पद उसको मिले, लेकिन जेडीयू का कहना है कि जब से एनडीए की सरकार बनी तब से उनका ही विधानसभा अध्यक्ष रहा है, ऐसे में इस बार भी उसी का स्पीकर होना चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि जेडीयू का सीएम तो उनका विधानसभा अध्यक्ष होना चाहिए। आपको बता दें कि 2005 से लेकर 2020 तक जेडीयू का ही स्पीकर रहा है। इस बार भी नीतीश कुमार चाहते हैं कि पहले की तरह विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी उनकी पार्टी के पास ही रहे। फिलहाल विजय कुमार चौधरी विधानसभा अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार उन्हें इस पद पर बनाए रखना चाहते हैं। दरअसल विधानसभा में स्पीकर की भूमिका अहम होती है और जिस पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष होता है उसे अप्रत्यक्ष तौर काफी फायदा मिलता है, क्योंकि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी अहम हो जाती है। आपको बता दें कि 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब 74 सीटें जीतकर बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई है और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड 43 सीट जीतकर छोटे भाई की भूमिका में आ चुकी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।